नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। आज हम अपनी कक्षा के अंदर बीएड फर्स्ट ईयर का यूनिट फर्स्ट ले रहे हैं और पेपर का नंबर है 104, जिसमें हम जो है आपको एक यूनिट वाइज सारा सिलेबस कराने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में भी मैंने आपको यही बताया था कि इसी के माध्यम से हम आपको पूरी यूनिट का एक कोर्स कराते चले जाएंगे ऑनलाइन। और इसके अंदर आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है उसमें हमारे 2 पॉइंट होंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है और इसके बाद दूसरा पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर आज हम ये देखते हैं कि एक शिक्षक का व्यवहार कक्षा के अंदर कैसा होना चाहिए और कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए। यहाँ हम सभी जानते हैं, इसमें एक चीज और आती है कि भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और उस भाषा के माध्यम से ही हम समस्त ब्रह्मांड को जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है। उन जिज्ञासाओं के माध्यम से हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, परंतु उसको व्यक्त करने का जो तरीका होता है वो कहलाती है भाषा। तो भाषा के विषय में मैंने 3 वीडियो बना रखी हैं, मैं उसका लिंक जो है डाल दूंगी इसी वीडियो के लास्ट में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एक शिक्षक का व्यवहार कक्ष में कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बहुत संक्षिप्त रूप में ये बता देती हूँ कि एक शिक्षक को अपने कक्ष के अंतर्गत जो व्यवहार रखना होता है वो अपने शिक्षार्थियों के साथ होता है। और उसको हम इस तरीके से रखते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमें समझानी होती है, और समझाने के साथ साथ जिज्ञासु प्रवृत्ति बालक की भी होती है और जिज्ञासु प्रवृत्ति एक शिक्षक की भी हो सकती है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। लेकिन इस चीज को हम यहाँ ये देखते हैं कि शिक्षक व्यवहार तथा कक्ष संवाद। तो यहाँ पर आता है एक शिक्षक और शिक्षार्थी, इन दोनों के मध्य जो होता है, यानी शिक्षक के और शिक्षार्थी के मध्य एक संवाद होता है। कक्ष के अंदर इन दोनों की एक कड़ी होती है, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी को जोड़ने के लिए कुछ संवाद होते हैं। उन संवाद को यहाँ पर रखा गया है कक्ष के माध्यम से एक कड़ी का माध्यम, जोड़ने का माध्यम। इसी के माध्यम से हमारा व्यवहार व्यक्त होता है, किसके प्रति हम कैसा व्यवहार अपना प्रदर्शित कर रहे हैं या किस युक्ति के माध्यम से हम उसको समझा रहे हैं और उस युक्ति के माध्यम से बालक इंटरेस्ट ले रहे हैं अथवा नहीं ले रहे हैं, या एक शिक्षक अपने उस युक्ति के माध्यम से बालकों को सेटिस्फाई कर पा रहा है अथवा नहीं कर पा रहा। तो ये एक संवाद के माध्यम से होता है। तो ये बीच की एक कड़ी होती है संवाद। अब आता है यहाँ पर कक्ष में अंतःक्रिया होती है। वो अंतःक्रिया बालक और शिक्षक दोनों के बीच में होती है। वो किन किन मुद्दों पर या किन किन बिंदुओं के आधार पर की जाती हैं, तो यहाँ पर हम इसके चित्र के माध्यम से बताते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि जब हम एक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एग्जाम में अगर हमारा डायग्राम होता है तो वो बहुत पावरफुल होता है और उसी के माध्यम से हम बहुत अच्छे बेहतरीन नंबर जो है वो लेकर के आ सकते हैं। तो हर हेडिंग को आप जो है डायग्राम के जरिए शो कीजिए। और मेरी भी ये कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जब बच्चों को समझाती हूँ, चाहे वो मेरी कक्षा हो चाहे इस वीडियो के माध्यम से हो, ज्यादा से ज्यादा मेरा तात्पर्य होता है समझाना, और वो भी एक डायग्राम के जरिए। तो वो चीज ही मैंने यहाँ पर प्रकट की है। जैसे कक्ष अंतःक्रिया होता है हमारा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सहयोगपूर्ण सीखना। जब सहयोगपूर्ण सीखने का तात्पर्य है कि जब हम सहयोग देंगे नहीं किसी बालक को तो वो नहीं सीख पाएगा। हमारा अपना व्यवहार ऐसा होता है कि समझाने के लिए जब भी बच्चे को आवश्यकता होती है, उसको समझने के लिए, उसको जिस तरह के समझना वो चाहता है या जिस चीज से या जिस युक्ति से हम समझाना चाहते हैं उस चीज में उसको सहयोग करना पड़ेगा, उसको समझाने हेतु। तो यहाँ पर जो है सहयोगपूर्ण सीखने में बहुत कारगर हमारी एक युक्ति होती है, सहयोग लेना और सहयोग देना। फिर आता है वाक्यांश और बहस। जब तक कोई वाक्य नहीं होंगे, वाक्यांश यानी कुछ वाक्य के अंश नहीं होंगे, कुछ वाक्यों को सेंटेंस जो है उसको हम सामने नहीं रखेंगे, तब तक उस पर कोई बहस नहीं होगी, जब तक कि वो सीख नहीं पाएगा। तो ये विचारों का आदान और प्रदान दोनों चीजें होती हैं। तो यहाँ पर यानी कि एक प्रति और प्रति उत्तर दोनों चीजों को हमने देखा है, यहाँ पर रखा है, क्लास के अंदर होता है, बच्चों के सामने होता है। कोई चीज, एक कोई पॉइंट, एक कोई मुद्दा या कोई एक समस्या हमने बालक के सामने रख दी, तब उसके आधार पर वो उसका जवाब देता है। प्रति उत्तर, उत्तर प्रति उत्तर, ये प्रक्रिया चलती रहती है निरंतर, विचारों का आदान प्रदान चलता रहता है। तो वहां वाक्य जो होता है, उस वाक्य के आधार पर जब बहस की जाती है तो जाकर के बालक समझ जाता है। बहस का मतलब ये नहीं है कि वहां पर तर्क वितर्क और एक कुतर्क जो होता है, वो कुतर्क नहीं होना है, तर्क और वितर्क ही होना है।
जिसके आधार से वो समझ सके। फिर आता है यहाँ पर परस्पर संवाद। ये संवाद ऐसी प्रक्रिया है, यहाँ परस्पर चलना है, विचारों का आदान प्रदान परस्पर निरंतर चलते रहना है। यानी कि एक शिक्षक अपनी प्रक्रिया करता है उससे प्रश्न पूछने का, और तो प्रश्न पूछने से पहले उसको एक गद्यांश होता है या कोई भी हमारा एक पैराग्राफ होता है या कोई भी सूत्र होता है, तो पहले उसको समझाना होता है। उसको समझाने के बाद जब प्रश्न निकलते हैं और प्रश्नों के आधार पर जब बालक अपने उत्तर प्रस्तुत करते हैं तो वहां पर होता है ये परस्पर संवाद। ये चीजें हमारी यहाँ पर परस्पर संवाद में आती हैं। फिर आता है जोर से पढ़ना। अब ये भी एक प्रक्रिया है, जोर से पढ़ना। जोर से पढ़ने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम चीख चीख करके कहें, लेकिन इतना अवश्य होता है कि जितने भी हमारी कक्षा के अंदर छात्र छात्राएं बैठे होते हैं, पीछे तक आवाज हमारी स्पष्ट जाए, ताकि हर बच्चा हमारी पढ़ाई में जो भी हमने समझाया है उसमें इन्वॉल्व हो सके। तो यहाँ पर जोर जोर से बोलने का तात्पर्य यही है, चाहे हम अपना आदर्श पाठ प्रस्तुत करें, आदर्श पाठ का मतलब है पुस्तक में से पढ़ना, चाहे हम उसको समझाने के उद्देश्य से ले वो चीज। तो यहाँ पर एक ऐसी हमारी आवाज होनी चाहिए कि वो कक्षा में पीछे बैठे हुए छात्रों के कानों तक स्पष्ट रूप से जा सके। तो फिर यहाँ पर ये हो गया जोर से पढ़ना। और इसके बाद आता है कथा वाचन। कथा वाचन से तात्पर्य ये है कि इसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी आती है कि बच्चों को हमें कुछ काल्पनिक रूप से भी बताना, उदाहरण प्रस्तुत करना होता है, कुछ ऐसी वास्तविक रूप से कुछ घटनाएं होती हैं उनका उदाहरण प्रस्तुत करना होता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि जैसे उदाहरण के स्वरूप कोई भी बात हो सकती है, उसको एक कथा संवाद के रूप में रखा है। जब तक बालक के सामने उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे तब तक वो अपने पाठ को अच्छे से भली भांति नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर जो है इसका कथा वाचन होना बहुत आवश्यक है। फिर आता है आत्मभाषण। अपनी तरफ से हम कहते हैं आत्मभाषण, जब हम प्रेरित करेंगे किसी को अपनी तरफ से कुछ कह करके, तो छात्र के अंदर बहुत सारी जिज्ञासा है वो उत्पन्न होंगी, फिर वो भी अपनी तरफ से कहने के लिए कुछ ना कुछ प्रेरित होगा, और अपनी हमारी बातों से सुन करके वो जब प्रेरित होता है तो वो कुछ अपनी बातों को कहता है। यहाँ जब इस तरह की बातें आती हैं तब छात्र और शिक्षक दोनों ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो विचारों का आदान प्रदान बहुत ही सुलझे हुए तरीके से होता है, और यहाँ पर छात्र बहुत आसानी से अपने पाठ को समझता चला जाता है। फिर आता है यहाँ पर हमारा शिक्षार्थियों के साथ बातचीत। अब ये नहीं है कि एक शिक्षक है और शिक्षार्थी का दोनों के बीच में एक उम्र का अंतर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है बालक को बालक ही समझें और शिक्षक हम बड़े हैं तो हम अपने आप को ये समझें कि हम तो शिक्षक हैं, हम इनसे बड़े हैं, तो एक गैप होना चाहिए। नहीं, एक बालक के साथ एक कभी कभी मित्रवत व्यवहार भी करना आवश्यक होता है, जब तक उनकी बातों को समझेंगे नहीं। क्योंकि एक हमने बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि एक बात शिक्षक के विषय में कही जाती है कि पढ़े तो बालक और पढ़ाए तो बालक। यानी एक शिक्षक के अंदर एक बालक हमेशा मौजूद होना चाहिए, तभी वो एक बालक के सामने अपने उसी फीलिंग को व्यक्त कर सकता है और बालक की फीलिंग को बहुत ही अच्छे से अनुभव कर सकता है। तो उसके साथ उसी की तरह से कुछ बातें जब हम करते हैं तो वहां पर वो अपने मन की बातें, अपने मन की जिज्ञासाओं को क्लास के अंदर बहुत आसानी से पूछ सकता है, क्योंकि बालक जब तक हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक वो अपनी जिज्ञासाओं को प्रकट नहीं कर सकता है और तब तक वो पाठ को अच्छे से समझ भी नहीं सकता है। जो संकोची वश बालक बैठे होते हैं वो बालक पढ़ने में थोड़ा सा दूर इसीलिए बना लेते हैं क्योंकि वो अपनी संकोच को निकाल नहीं पाते हैं, और वहां पर वो अपनी जिज्ञासाओं को बाहर नहीं निकालेंगे तो वो पूछ नहीं पाते हैं कि इसका समाधान क्या है। तो यहाँ पर समाधान करने के लिए बालक के अंदर और शिक्षक के अंदर, दोनों के अंदर एक मैत्रीवत व्यवहार होना अत्यंत आवश्यक है। फिर आता है रोल प्ले। यहाँ पर कभी कभी हमें ऐसा होता है, हम जो एक रोल प्ले कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पर खड़े हैं, कभी कभी हमें बच्चों को बुला करके अपने सामने खड़े कर करके बाकी के जो बच्चे हैं उनके सामने खड़ा करते हैं, उनकी एक हेजिटेशन जो होता है उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें उनकी जैसे बनना चाहिए। इसके अंदर बच्चों के अंदर आत्मविश्वास आता है, हेजिटेशन दूर होता है, उनकी जिज्ञासाएं बढ़ती हैं, तर्क वितर्क की उनके अंदर क्षमता बढ़ती है। इस तरीके से जब रोल प्ले होता है तो वहां पर बालक जो है बहुत कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है और बहुत सारी क्षमताएं उसकी उत्पन्न होती हैं और वो विकसित होता चला जाता है। तो ये तो तभी हो सकता है जब कक्षा कक्ष के अंतः क्रिया ऐसी हो कि एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी दोनों के बीच का व्यवहार बहुत ही सुधारात्मक, उपचारात्मक, मृदुल और बहुत ही स्नेहपूर्ण और मैत्रीपूर्ण, इस तरह का जब व्यवहार
एक कक्षा में बालक का और शिक्षक का होगा, तो बालक बहुत जल्दी सीखने की कोशिश करता है। तो ये तो अंतःक्रिया हो गया। अब आता है शिक्षक व्यवहार के अंतर्गत। शिक्षक व्यवहार को मैंने पहले भी भाषा के अंतर्गत ये बताए थे कि दो प्रकार से एक शिक्षक अपना व्यवहार प्रस्तुत करता है, कि एक तो शाब्दिक रूप से और एक अशाब्दिक रूप से। शाब्दिक रूप में हमारे यहाँ पर 3 पॉइंट आते हैं कि बौद्धिक विचार, जिसके अंदर आती हैं परिभाषाएं और व्याख्याएं। जब बौद्धिक विचार होते हैं तो वहां पर कुछ डेफिनेशंस होती हैं और कुछ हमारा एक व्याख्या होती है जिनको हम प्रस्तुत करते हैं, यानी विस्तृत रूप से समझाने की। तो वहां पर बौद्धिक क्षमताएं जो होती हैं उसको बहुत डीपली ले जाकर के हम उसको समझाते हैं। दूसरा आता है निर्देशन क्रियाएं, जिसमें कैसे लिखें और कैसे पढ़ें। जब हमारे गाइडेंस में बच्चा कोशिश करता है सीखने की, तो वहां पर हम उसको देखते हैं कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है। ये दो तरह की चीजें हैं हमारी, क्योंकि लिखना भी एक बहुत जरूरी है और कैसे पढ़ना है ये भी बहुत जरूरी है। जब तक बालक पढ़ना नहीं सीखेगा, अक्षरों में सुधार नहीं करेगा, बोलने में सुधार नहीं करेगा, तब तक वो लिख नहीं सकता। तो यहाँ पर हमने उसको निर्देशन में कुछ वर्क ऐसा दिया जाता है जिसको कि वो करता है, तो उसमें लिखना और पढ़ना दोनों एक्टिविटीज होती हैं, उस चीज को सीखता है। तो ये शाब्दिक रूप से हम उसको समझाते हैं, तब शब्दों के माध्यम से बताना। और तीसरा आता है यहाँ पर भावात्मक व संवेगात्मक। इसके अंदर है आज्ञा, आलोचना और स्वीकृति। यानी कुछ चीजें हमारी इमोशंस के आधार पर भी होती हैं कक्षा के अंदर, जो शाब्दिक रूप से हैं, क्योंकि इंसान, हर कोई इंसान होता है, उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस छिपे होते हैं। उसको जानने की कोशिश करना है तो वो शब्दों के माध्यम से, कभी उसकी पीठ पर भी हाथ रखना होता है तो वो अपनी मनस्थिति स्थिति हो जाती है। लेकिन ये पीठ पर हाथ रखना हमारा शाब्दिक रूप से नहीं आएगा, ये अशाब्दिक तौर से आएगा। उससे पहले हमें कुछ शब्दों में कहना है, तो यहाँ पर है आज्ञा देना। ये आज्ञा देना, आप ऐसा कीजिए, चलिए इसको कीजिए, आप इसको ऐसे करेंगे, मैं समझा रहा हूं, तो ये एक आज्ञा हो गई। और आलोचना करना, आलोचना मतलब ये नहीं है कि हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आलोचना का मतलब ये होता है कि कोई पॉइंट हमने दे दिया और उसके ऊपर हमने वाद विवाद दो तरह के रखे, पक्ष और विपक्ष। दो तरह के जब पॉइंट होंगे तो दोनों बहस करेंगे, एक को कोई भी एक पॉइंट होता है उस मुद्दे के ऊपर, तो वहां पर हम जो है यहाँ देखेंगे किसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, जिसके आधार से वो बोलने की कोशिश करना है, अपनी तर्क क्षमता को वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पर उस चीज की आलोचना करनी है, व्यक्ति की आलोचना नहीं करनी, हमें उस पॉइंट की आलोचना करनी है, उसमें क्या सही है उसको निकालने की कोशिश करना है। जैसे कि कोई एक खरबूजे का बीज है, तरबूजे का बीज है, कोई भी एक बीज हो सकता है, उसके अंदर से मिगी निकालने वाली बात हो जाती है। तो ठीक आलोचना करना, यानी जो छिलका है उससे बाहर जो मुद्दा है, पॉइंट है, उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश करना, वो आलोचना है। फिर है स्वीकृति। जब हमारी सब चीज सही हो जाएगी तब हम उस चीज को स्वीकृति में देंगे, तो वहां पर शब्दों से कहेंगे बहुत। स्वीकृति में हमारा होता है यानी किसी को फीडबैक देना, तो बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, नाइस, वेल डन इत्यादि बहुत सारे शब्द होते हैं हमारे, शाबाश, वाह वाह। तो वो शब्दों के आधार पर हमने उसको स्वीकृति दी कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा शाब्दिक तौर से। और ये अब आता है अशाब्दिक व्यवहार, जैसे कि सिर हिलाकर किसी भी कार्य को सही किया है या गलत किया है, हम उसको सिर हिला करके कहेंगे, तो वो वहां पर हमने उसको बिना शब्द बोले उस चीज को हमने बताया। दूसरा आता है हाथ हिलाकर, अंगुली द्वारा, कोई भी चीज आती है हमारी अशाब्दिक, जैसे हमने कहा आप खड़े हो जाओ, तो ये शाब्दिक हो गया। लेकिन इसी चीज को अगर इशारे में कहेंगे तो हम चाहे तो उंगली से कहेंगे या हाथ से कहेंगे खड़े हो जाओ, इस तरीके से, मुंह से नहीं बोलेंगे, इस तरीके से हम केवल इशारा करेंगे। तो ये हमारा अशाब्दिक तौर से हो गया। और तीसरा हमारा हो गया मुस्कुराना। मुस्कुराना एक बच्चे के आगे एक ऐसी डोज होती है या एक ऐसा टॉनिक होता है कि जो कि बच्चे के अंदर एनर्जी भर देता है। कभी कभी हम ऐसा होता है कि बहुत गुस्से में होते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे ने अपनी किसी हरकत से हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला दी, तो हम वहां पर हंसे बिना नहीं रह सकते। और जब हम हंस गए तो बच्चा बहुत ज्यादा दुगना खुश हो जाता है कि इसका मतलब मैम या सर हमसे रुष्ट नहीं है, नाराज नहीं है। तो एक मुस्कुराना भी बहुत अच्छी बात है। साथ में पीठ थपथपाना, शाबाश, इस तरीके से हम जाते हैं। तो यहाँ पर सिर पर हाथ फिराना, ये एक अशाब्दिक तौर से हम उसको एक बढ़ोतरी के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
जो यहाँ पर शिक्षक व्यवहार के अंतर्गत आता है कि बालक को किस तरीके से हमें प्रेरित करना है। मतलब यही है, कक्ष का जो वातावरण है वो कुछ मुद्दों पर होता है, उसमें हमें कुछ पढ़ाना होता है, वहाँ छात्र और शिक्षक दोनों के बीच में एक ऐसा संवाद होता है जिसके माध्यम से एक डोरी बनाई जाती है, और यानी कि एक रेखा बनाई जाती है, उस पर चल करके हमें एक कार्य करना होता है। लेकिन उसके बीच का जो व्यवहार नाम रखा गया है, उस व्यवहार को हमें मृदुल रखना होता है, हमें मैत्रीपूर्ण रखना होता है, हमें स्नेहवश रखना होता है, जिज्ञासा से भरा हुआ भी रखना होता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं ताकि एक दूसरे के संपर्क में इस तरीके से रहें कि कोई भी पॉइंट ऐसा हो, कोई भी समस्या ऐसी हो जिसका निदान बहुत आसानी से किया जा सके। तो ये तो हमारा यहाँ पर रहा शिक्षक व्यवहार तथा कक्षा कक्ष संवाद। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में आने की भी संभावना है। जैसे इसका कक्षा शिक्षण की जो प्रणाली होती है उसको दो वर्गों में रखा गया है। इसमें पहला आता है चिन्ह प्रणाली। ये चिन्ह प्रणाली हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग के रूप में मैं आपको बता ही रही हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा कक्षा शिक्षण की जो प्रणाली होती है, जिसका पहला पॉइंट हमारा आता है चिन्ह प्रणाली। इसको ब्लूम के अनुसार बताया गया है और ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा तैयार होता है कि ब्लूम ने जो 7 मुद्दे बताए हैं, 7 पॉइंट बताए हैं, 7 पद जो बताए हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो ये हमारे आते हैं। इसलिए आप इसको जरा ध्यान से सुन लीजिए। चिन्ह प्रणाली ब्लूम के अनुसार है और उन्होंने 7 पदों को बताया है। जैसे सबसे पहला आता है इसमें कक्षा शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत विशिष्ट तथ्य, विधियां और साधनों का ज्ञान। कुछ विशिष्ट प्रकार के तथ्य होते हैं जिन पर कि हम विचार विमर्श करते हैं और उनकी कुछ विधियां होती हैं। उन विधियों के माध्यम से, उन टेक्निक्स के माध्यम से हम बालकों को उन युक्तियों के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं और कुछ साधनों के माध्यम से हम उनको ज्ञान देते हैं। तभी जाकर के, यानी कुछ ऐसा प्रयोग किया जाता है, वो प्रयोग हमारा शाब्दिक रूप से भी हो सकता है, वो प्रयोग हमारा तथ्यों के आधार से भी हो सकता है, वो कोई युक्ति के आधार से भी हो सकता है। तो वहां पर हमारा पहला तथ्य है, कुछ इस तरह की हमारी कक्षा के अंदर कुछ क्रियाएं की जाती है शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य, जहां पर हम किसी भी पॉइंट को समझाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर हम उन तथ्यों को रखते हैं, विधियों को रखते हैं और उसमें कुछ साधनों का प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है इसमें अनुवाद। कोई भी अनुवाद यानी समझाने का एक ऐसा तरीका, वो हमारी भाषा होती है। एक चीज को हम किसी दूसरे में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो एक अनुवाद होता है। अब यहाँ पर अनुवाद देखो, हिंदी का भी अनुवाद होता है। हम ये कहें कि हिंदी का अनुवाद नहीं होता है तो ये गलत होगा। हिंदी का भी अनुवाद होता है क्योंकि उसमें कुछ शब्द होते हैं, इस तरीके से हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो उसके कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, तो उसको भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर चाहे वो कोई भी भाषा हो, जब हम उसको दूसरी भाषा में ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो वहां पर वो अनुवाद होता है, वो समझाने के उद्देश्य से। दूसरा इसमें आता है अर्थापन। अर्थापन से तात्पर्य है कि व्याख्या करने का भाव। आप किस भाव से, किस आधार से, किस तरीके से आप उस चीज को समझा रहे हो। अर्थापन, एक अर्थ लिए हुए उस अर्थ को समझाने की जो कोशिश करते हैं। कोई भी पॉइंट हो सकता है, उसका अर्थ क्या है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, ये एक मेरे सामने एक पेन है और इस पेन के अंदर इसका अर्थ क्या है, ये क्यों प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग क्या है, हमारी पढ़ाई में क्या उपयोग है, हमारे लिए क्या उपयोग है, क्या हमारे जीवन में भी कोई उपयोग हो सकता है, इस बोर्ड पर इसका क्या उपयोग है। तो उस अर्थ को समझाने के लिए वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। ऐसे ही कक्षा के अंदर जिस तथ्य को हम समझाते हैं उसका एक अर्थ होता है, उसको समझाने के लिए उसकी व्याख्या जो की जाती है उसको कहा जाता है अर्थापन। फिर यहाँ पर आता है प्रयोग। जब तक किसी भी कार्य को हम यानी कि क्रियान्वित नहीं करेंगे, कोई प्रयोग करने के लिए बालक को नहीं देंगे या कोई एक समस्या बालक को नहीं देंगे, तब तक वो किसी भी कार्य को भली भांति नहीं समझ सकता। यहाँ पर जब तक क्रिया नहीं होगी तब तक हम बालक को समझा नहीं सकते। हमारा एक दायित्व था समझाना, हमने समझा दिया, लेकिन जब तक बालक खुद उस क्रिया को नहीं करेगा, उस प्रयोग को नहीं करेगा, तब तक वो नहीं समझ सकता। तो उसके लिए हम कक्षा के अंदर कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं कि हम तुरंत उनको प्रयोग करने के लिए दे देते हैं। समस्याओं से जूझना क्या होता है वो प्रयोग के माध्यम से सीखा जाएगा। तो वहां पर प्रयोग किया जाना आवश्यक है
और जब तक प्रयोग नहीं होंगे हमारे कक्षा शिक्षण के अंतर्गत तब तक बालक नहीं सीख सकता। तो उसको प्रयोग देना यानी समस्याओं को देना अनिवार्य होता है। फिर इसके बाद आता है विश्लेषण। विश्लेषण यानी छानबीन करना। जो भी हमने तथ्य बालक को दिया है उसमें उसका छानबीन करना। वो छानबीन करेगा तब जाकर के वो अच्छे से तथ्य को समझ पाएगा। फिर आता है संश्लेषण यानी कि विचारों को जोड़ना। विचार हमारे कुछ और होते हैं एक ही पॉइंट पर, और जितने भी कक्षा में छात्र बैठे होते हैं उनके विचार कुछ और होते हैं। अब इन सबके विचारों को जोड़ा जाता है, वो कहा जाता है संश्लेषण। क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपनी सोच है, उसके आधार पर उसने मतलब मुद्दा वही है यानी पॉइंट वही है जिस पर हम बात कर रहे हैं, और समझाने का तरीका हमारा अकेले का एक शिक्षक का एक होता है, परंतु उसी तथ्य से जुड़े हुए विचार कक्षा में जितने भी छात्र छात्राएं मौजूद होते हैं सबके विचार जो है वो अलग अलग होंगे, जाएंगे उसी पॉइंट पर, लेकिन विचार सबके अलग अलग होंगे। तो उन्हीं तथ्यों को उन्हीं विचारों को जोड़ना वो कहलाता है संश्लेषण। तो और अंत में आता है उसका मूल्यांकन। जब इन सभी चीजों को हमने यहाँ पर कर लिया तब हमें मूल्यांकन करना है कि बालक अपनी क्षमता के अनुसार किस उद्देश्य पर पहुंचा, उस तथ्य तक पहुंचा अथवा नहीं पहुंचा। तो यहाँ पर हमें उसका मूल्यांकन करना होता है। वो कक्षा के अनुसार, बालक के अनुसार जैसे पढ़ाया, कितना प्रयोग किया, कितने उपकरण दिए, इसके आधार पर हमने उसका मूल्यांकन करना है। तो वहां पर हम कोई क्वेश्चन भी दे सकते हैं, उसे पूछ भी सकते हैं, वो जो भी कक्षा के माध्यम से, वो उसी समय डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से पढ़ाया है। तो वहां पर मूल्यांकन करना एक शिक्षक के ऊपर एक ऐसा उत्तरदायित्व होता है जिसका कि निर्वाह वो करता है, क्योंकि इसके बिना जो है वो नहीं समझ पाएगा कि उसने बालक ने कितना सीखा जो भी हमने उसको पढ़ाया है। तो ये तो हो गया एक चिन्ह प्रणाली के अंतर्गत जो कि ब्लूम ने दिए थे, और इसके 7 पॉइंट होते हैं जो हमने ये बता दिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये आ सकता है। दूसरा इसका कक्षा शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत जो आता है वो होता है यहाँ पर वर्ग प्रणाली। वर्ग प्रणाली में 2 पॉइंट हमारे होते हैं, जिसमें होता है पारस्परिक वर्ग प्रणाली, जिसको कि RCS के नाम से जाना जाता है, यानी कि रेसिप्रोकल कैटेगरी सिस्टम। अब यहाँ पर हम क्या होता है कि क्रिया व प्रतिक्रिया दोनों, यहाँ पर क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों होती हैं, और ये ओवर ने प्रतिपादित किया है। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आप देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप हिंदी में भी आ सकता है और उसके सामने ये इस तरीके से RCS भी लिखा आ सकता है कि पारस्परिक वर्ग प्रणाली यानी कि RCS, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसका क्या तात्पर्य है और ये किसने दिया है? तो इसका तात्पर्य है क्रिया व प्रतिक्रिया दोनों। और ये किसने प्रतिपादित किया? तो इसको प्रतिपादित किया ओवर ने। ओवर ने इसका प्रतिपादित किया था। जो फ्लैंडर्स हैं उन्होंने एक ही क्रिया का प्रतिपादन रूप दिया था, तो वहां पर उसको एक नए रूप से और उसको लागू किया जाए, यानी उसमें थोड़ा सा एक समाधान और रखा, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया कि केवल क्रिया ही नहीं, इसमें प्रतिक्रिया का होना भी बहुत आवश्यक है। अब ये बात भी सही है, अगर जैसे मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो यहाँ पर केवल मेरी क्रिया हो रही है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया नहीं हो रही। आपकी प्रतिक्रिया जब सामने फेस टू फेस होते हैं या तो तब होती है, या प्रतिक्रिया आपकी होगी तब होगी कि वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें मुझे ऐसे बोलना चाहिए या ऐसे नहीं है, ऐसे होना चाहिए, तो वो आपकी एक प्रतिक्रिया होगी। ठीक इसी तरीके से कक्षा के अंदर भी क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों चलना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक ने पढ़ा दिया और छात्रों ने सुन लिया, नहीं, तब तक आगे ज्ञान नहीं बढ़ता जब तक कि छात्र भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाते। तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों होना चाहिए इसके अंदर। तो वही चीज ओवर ने कहा था कि यहाँ पर क्रिया और प्रतिक्रिया होना चाहिए, तो इसको RCS यानी कि रेसिप्रोकल कैटेगरी सिस्टम का नाम दिया गया है। अब दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर समान कथन प्रणाली, यानी कि इसके अंदर हमारा क्या, इसको हम कहा जाता है कि ETC। और इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? प्रस्तुतिकरण, किस तरीके से प्रस्तुतिकरण करना है। पाठ को प्रस्तुतिकरण का नाम जो दिया गया है कि जो भी हम पाठ पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, या छात्र हमारे सामने अपनी जिज्ञासा को व्यक्त कर रहा है, तो किस तरीके से प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। कोई भी समस्या है उसको प्रस्तुतिकरण करना, कोई भी उसका समाधान है तो उसका प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर जो भी हम प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं इसके अंदर समान कथन प्रणाली वो एक जैसी होनी चाहिए। तो प्रस्तुतिकरण इसके अंदर आता है, प्रश्न पूछना इसके अंदर आता है,
क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, जब तक उत्तर नहीं आएगा, और जब उत्तर नहीं आएगा तब तक जिज्ञासा का मालूम नहीं पड़ेगा कि बच्चे ने कितना सीखा, उसके अंदर क्या जिज्ञासा है। उस जिज्ञासा का समाधान करना एक शिक्षक का उत्तरदायित्व है। तो शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किस तरीके से कर रहा है, तो उसमें प्रश्न पूछना आ गया। अनुक्रिया करना और प्रतिक्रिया करना। पहले अनुक्रिया करना यानी कि अपनी तरफ से कुछ ऐसी क्रिया करना, देखना, फिर किसी और की सुनना, उसके बाद प्रतिक्रिया करना। तो ये सारी चीजें जो हमारी आती हैं यहाँ पर, ये समान कथन प्रणाली यानी कि ETC इक्विवेलेंट टॉप कैटेगरी सिस्टम के माध्यम से आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसको हो गया ETC। इस तरीके से ये वर्ग प्रणाली में 2 आए हमारे, और ब्लूम के अनुसार जो है चिन्ह प्रणाली, इसमें हमारे 7 पॉइंट है, और ये कक्षा शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को रखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि हर वीडियो में हमने यहाँ पर यूनिट वाइज कराने का फैसला किया है। यूनिट यूनिट को हम किस तरीके से, कुछ पॉइंट्स मैंने बांध लिए हैं, बना लिए हैं, उसी के आधार पर आपको वीडियो के आगे शेयर करती चली जाऊंगी। यहाँ फर्स्ट यूनिट मैंने ली है, पेपर नंबर है 104। तो उसके अंदर हमने पहले यूनिट का यहाँ पर विवरण रखा है, और उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं यूनिट के अंत में। आप देख लीजिएगा अपनी बुक के अंदर कि यूनिट की अंत, फर्स्ट यूनिट के अंत में कुछ प्रश्न दे रखे हैं, जिसमें शॉर्ट जो क्वेश्चन होंगे, आप लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए, शॉर्ट उसके अंदर से अपने आप ही तैयार होते चले जाएंगे। किस तरीके से तैयार करना है ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि आप एक टाइम टेबल बनाइए, और हमें किस तरीके से पेपर बनाना है। बिना डायग्राम के आपको कोई भी पेपर सॉल्व नहीं करना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक एक नंबर को रखते चले जाएंगे। कुछ प्रश्न उसके अंदर दे रखे हैं, वो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी दे चुकी हूँ, उसका लिंक मैं अपनी इसी वीडियो में डाल दूंगी। भाषा, बहुभाषिकता और हमारी द्विभाषिकता, ये सारी चीजें मैं अपनी पिछली वीडियो में डाल चुकी हूँ। तो उस चीज का लिंक मैं इसी वीडियो में एंड में कमेंट में डाल दूंगी, तो वहां पर आप उस चीज को देख लीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इस लॉकडाउन के टाइम में जो है पढ़ने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, और वो BEd कर रहे हैं, चाहे उनकी फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, वहां पर उनको बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय क्लासेस नहीं लग रही हैं। तो वहां उन तक ये वीडियो पहुंच सके, तो वहां शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और आपको अगर कुछ और नई नॉलेज चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। जो नए लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर वीडियो उनको मेरी समय से मिल सके। और आगे उनको क्या चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, ताकि मैं वो पूरी कोशिश करूं आप तक पूरी नॉलेज पहुंचाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।